दरिंदगी की कोई जात नहीं होती। दरिंदे का ना कोई धर्म ना ही ईमान होता है। दरिंदा इंसानी शक्ल में घूमने वाला, बगैर एहसासों से जुड़ा वो नरभक्षी राक्षस है जिसकी तलब, हवस और प्यास सिर्फ और सिर्फ खून के छींटों से ही मिटती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने ही देश भारत में घटी एक सबसे दर्द भरी और दुखदाई घटना की कहानी को सुनेंगे। यह कहानी भारत की राजधानी दिल्ली से बस चंद मीलों दूर निठारी की है। सेक्टर 31 यानी कि नोएडा के पास था निठारी गांव। करीब 2005 का वक्त था जब एक 14 साल की बच्ची रिम्पा हलदार अपने गांव में बने एक पानी के टंकी के पास खेलती हुई अचानक से कभी न वापस घर लौटने गायब हो जाती है। रिम्पा के पिता पास के पुलिस चौकी में गए और अपनी बेटी की गुमशुदा होने की कंप्लेन पुलिस को दर्ज कराते हैं। यह गुमशुदा होने की खबर किसी नेता या बड़े व्यापारी की बच्ची की तो नहीं थी। यह तो बस एक मामूली सी आदमी की मामूली सी बच्ची की खबर थी। शायद यही कारण था कि पुलिस ने ना तो इस अर्जी पर कोई जोर दिया, ना ही बच्ची को खोज करने अपना कोई योगदान दिया। 2005 से 2006 का वक्त आ चुका था। रिम्पा के गायब होने के बाद भी करीब 1.5 साल तक निठारी की वही पानी टंकी के पास से बच्चों का यूं गायब होने का सिलसिला बस चलता ही जा रहा था। अब तक करीब 20 बच्चे निठारी से गायब हो चुके थे और ज्यादातर बच्चों में लड़कियां ही थी। गौर करने की बात यह थी, सारे बच्चे रोज के कामकाजू मजदूर और गरीब घर के बच्चों में से थे और शायद यही कारण था कि इन बच्चों के गुमशुदा होने की बात और इनकी जान की कीमत नोएडा पुलिस के नजरों में कुछ भी नहीं थी। जब भी माँ बाप अपने बच्चों के गुमशुदा होने की अर्जी लेकर पुलिस के पास जाते, कार्यवाही करने की बजाय पुलिस या तो इन माँ बाप को टाल देती या उन्हें यह कहती कि यह जवान लड़कियों का मामला है और तुम्हारी बच्ची प्यार के चक्कर में पड़कर किसी के साथ भाग गई होगी, कुछ वक्त बाद खुद ही लौट आएगी। थे तो सारे गरीब मजदूर के बच्चे। ये गरीब मजदूर पुलिस के पास अर्जी के अलावा कर भी क्या सकते थे। सभी बच्चे निठारी की एक ही पानी टंकी के पास से ही गायब हो रहे थे। जब पुलिस ने ही इनका साथ नहीं दिया तो इनके माँ बाप ने खुद को यह कहकर मना लिया कि यह कोई भूत या चुड़ैल का मामला है जो निठारी के पास के पानी टंकी पर रहता है और इन बच्चों को चुरा लिया करता है। करीब 1.5 साल बाद 7 मई 2006 को 21 साल की दीपिका यानी कि पायल एक दोपहर काम के सिलसिले में निठारी की एक कोठी D5 के लिए निकली। निठारी की यह कोठी D5 उसी पानी टंकी के पास ही थी जिस पानी टंकी के पास से बच्चों का यूं गुमशुदा होने की खबर निठारी में अब आम बात हो चुकी थी। D5 की यह कोठी एक बड़े व्यापारी मोनिंदर सिंह पंढेर की थी। पंढेर की इस कोठी का देखभाल करता था पंढेर का रसोइया सुरेंदर कोहली। चंडीगढ़ पंजाब से लेकर विदेश तक पंढेर के पास बड़े पैमाने में अलग अलग जगहों पे उसकी कई संपत्तियां थी जहां पंढेर अपनी मर्जी और इच्छा अनुसार अपना वक्त बिताया करता था। क्योंकि पंढेर ज्यादातर वक्त इधर उधर बिताया करता था, पंढेर की गैर मौजूदगी में यह कोठी का आनंद उठाता था पंढेर का रसोइया सुरेंदर कोहली। 7 मई 2006 की दोपहर पायल ने अपने पिता नंदलाल को बताया था वो पंढेर की कोठी D5 में काम के सिलसिले से जा रही है। शाम होने के बाद भी जब पायल D5 की कोठी से नहीं लौटी तो नंदलाल तुरंत अपनी बेटी की खोज लगाने पंढेर की कोठी को निकल गया। कोठी पहुंचने पर नंदलाल को पंढेर के नौकर कोहली ने बोला पायल तो उस दोपहर वहां आई ही नहीं थी और कोहली को पायल की कोई जानकारी नहीं है। नंदलाल इस बात को मानने तैयार नहीं था क्योंकि नंदलाल ने खुद एक ऑटो में पायल को बैठाकर उसे D5 कोठी जाने के लिए रवाना किया था। नंदलाल ने मामला के तह तक जाने का फैसला किया और नंदलाल ने उस ऑटो वाले से बात की जिसने पायल को D5 कोठी तक पहुंचाया था। ऑटो वाले से बात करने के बाद नंदलाल को पता चला ऑटो वाले ने पायल को कोठी के अंदर तो जाते देखा था पर कोठी से निकलते कभी नहीं देखा। और यह बात ऑटो वाला यकीन से इसलिए कह सकता था क्योंकि पायल के पास ऑटो वाले को देने खुले पैसे नहीं थे और पायल ने ऑटो वाले को कोठी के अंदर से पैसे लाकर देने की बात की थी। पर ऑटो वाले के काफी वक्त इंतजार करने के बाद भी पायल कभी कोठी से वापस नहीं लौटी।
अब तक तो लोगों का मानना था उनके नाबालिग बच्चों की चोरी निठारी के D5 के पास के पानी टंकी में बैठा भूत कर लेता है, पर पायल कोई नाबालिग बच्ची नहीं थी जो उसकी यूं ही चोरी हो जाती। नंदलाल भी यूं चुप बैठने वालों में से नहीं था और उसने भी जाकर एक बार फिर उसी नोएडा पुलिस के पास अर्जी लगाई जहां पर अब तक गुमशुदा बच्चों के माँ बाप लगाया कर रहे थे। पर नोएडा पुलिस का रवैया नंदलाल की तरफ भी कुछ अलग नहीं था और नोएडा पुलिस ने अपना पुराना जुमला अपनाते हुए बोला, तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, थोड़े वक्त बाद लौट आएगी। 1 महीना बीत चुका था। नंदलाल पुलिस थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुका था, पर पुलिस उसे टालती ही जा रही थी। नंदलाल ने फैसला किया वो अपनी बच्ची की खोज के लिए लड़ेगा और नंदलाल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और हाई कोर्ट में बताया कैसे उसकी बच्ची और निठारी के अन्य बच्चे भी निठारी से गायब हो रहे हैं और पुलिस किसी भी मामले को कानूनी तौर पर दर्ज करने में या उसके कोई खोजबीन के प्रति अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। पुलिस के पास कोर्ट का ऑर्डर आता है और पुलिस को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया जाता है। 2006 दिसंबर आ जाता है जब पुलिस की जांच अब पंढेर और उसकी कोठी D5 के खिलाफ शुरू होती है। 2 साल का वक्त बीत चुका था और अर्जी दर्ज होने के बाद यह पहली बार था कि पुलिस हरकत में आई थी। यह तो तय था पंढेर एक बहुत बड़ा अमीर व्यापारी था। बड़े बड़े नेता SP और DSP के साथ पंढेर का उठना बैठना बहुत ही आम बात थी। पुलिस के पास कोर्ट का ऑर्डर आते ही पुलिस ने पंढेर को बताया कि कैसे पुलिस के पास पंढेर और उसकी कोठी के जांच के लिए वारंट है और उसे पायल नाम की एक लड़की के गुमशुदा होने के मामले में एक अपराधी के रूप में देखा जा रहा है। पंढेर से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला पंढेर पायल को जानता था क्योंकि पायल एक वैश्या का काम करती थी और पंढेर अक्सर D5 की अपनी कोठी में पायल को अपने मनोरंजन के लिए बुलाया करता था। पर 7 मई 2006 के दिन पायल के गुमशुदा होने में पंढेर का कोई हाथ नहीं था क्योंकि उसी दिन पंढेर के पिता जो चंडीगढ़ में रहते थे उनका इंतकाल हो गया था और पंढेर उनकी अंतिम क्रिया करने 7 मई 2006 को नोएडा में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ था। जांच पर पुलिस को पता चलता है कि पंढेर ने जो भी बोला वो सच था और वो नोएडा नहीं बल्कि पायल के गुमशुदा होने वाले दिन यानी 7 मई को चंडीगढ़ में ही था। इस बार पुलिस पर दबाव था और पुलिस ने मामला की तह तक जाने का सोचा और पायल का फोन जो अब तक चालू था उसे ट्रेस करने का फैसला किया। फोन की डिटेल्स निकालने पर पुलिस को पता चला पायल के गायब होने से ठीक एक दिन पहले यानी 6 मई 2006 को पायल को पंढेर के नौकर सुरेंद्र कोहली ने फोन किया था। अब यह तो तय था पंढेर नहीं पर पंढेर की कोठी D5 और पंढेर का नौकर कोहली का पायल के गुमशुदा होने में कहीं न कहीं हाथ जरूर था और इसी बात पर अब कोहली की गिरफ्तारी हो गई। इसके साथ साथ पंढेर की भी गिरफ्तारी हो जाती है। निठारी गांव के लोगों तक भी अब यह बात पहुंच जाती है कि पानी टंकी जहां से उनके बच्चे गायब हो रहे थे उसके बगल वाली कोठी यानी D5 से लड़कियों के गुमशुदा होने के मामले में कोठी के मालिक और नौकर की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी सुबह उन्हीं बच्चों में से 2 बच्चियों के माँ बाप रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट SC मिश्रा के पास मदद मांगने जाते हैं और उन्हें अपने गुमशुदा बच्चियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कैसे उन्हें नोएडा पुलिस से कोई मदद नहीं मिली। वो माँ बाप मिश्रा जी के साथ कोठी D5 की तलाशी में निकल पड़ते हैं जहां उन्हें एक बच्चे का सड़े गले हाथ का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके बाद वो लोग पुलिस को खबर देते हैं। यह खबर सामने आते ही लोगों और पुलिस के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। सभी लोग जिनके बच्चे खो गए थे और जिन्हें पुलिस से मदद नहीं मिल रही थी वह सब सामने आकर पुलिस पर इल्जाम लगाने लगते हैं। पुलिस भी अब D5 कोठी के अंदर अपनी जांच चालू करती है और धीरे धीरे कई खोपड़ियां से लेकर हड्डियों के टुकड़े कोठी से बरामद किए जाते हैं। गांव से लेकर दिल्ली शहर सभी जगह अफरा तफरी सी मच जाती है। अब सारा मामला मीडिया के जरिए पूरे देश के सामने आने लगता है। पुलिस टीम के सस्पेंशन से लेकर CM के रेजिग्नेशन तक बात पहुंच जाती है। D5 की कोठी से लेकर अब कोठी के पीछे के नाले हर जगह की छानबीन बड़ी तेजी से शुरू कर दी जाती है।
एक पॉलीथीन के बाद दूसरे पॉलीथीन, और कुछ ही वक्त में इस सफाई के दौरान पॉलीथीन का ढेर नाले की सफाई से सामने आने लगता है। यह कोई मामूली पॉलीथीन्स नहीं थे। हर एक पॉलीथीन के अंदर बच्चों के शरीर के हड्डियों के टुकड़े मौजूद थे। किसी में बच्चे के कटे पैर थे तो किसी में बच्चों के कटे हाथ थे, और ऐसे ही यह ढेर 600 शरीर के टुकड़ों के ढेर में बदल गया। गौर करने की बात यह थी, इन शरीर के टुकड़ों में कहीं भी बच्चे के शरीर का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा नहीं था। यह सब देख गांव वाले अब तक यह समझ गए थे कि किस दरिंदगी से उनके बच्चों को मार दिया गया है, और वो अब कभी लौट के आने नहीं वाले हैं। पर वो अपने बच्चों के मौत के पीछे का कारण को अब तक नहीं जानते थे। पंढेर के D5 के कोठी के ठीक बगल में एक और कोठी थी, D6 की कोठी, और वो भी उसी नाले से मिलती थी जिससे कि पंढेर की कोठी मिलती थी। वो कोठी थी डॉक्टर नवीन चौधरी की, जिस डॉक्टर पर 1998 में लोगों के ऑर्गन ट्रेड का इल्जाम था, यानी डॉक्टर लोगों के अंगों की तस्करी किया करते थे। क्योंकि बच्चों का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा उन हड्डियों के टुकड़ों में नहीं था, गांव वालों के अंदर उनके बच्चों के अंगों की तस्करी होने का भी सवाल उठने लगा। नवीन के कोठी की भी जांच हुई, पर पुलिस रेड के दौरान नवीन के कोठी से पुलिस को कोई पुख्ता सबूत न मिलने के वजह से नवीन को इस मामले से बाहर कर दिया गया था। पंढेर की कोठी से पुलिस को बहुत सारी महंगी शराब की बोतलें, अश्लील तस्वीरों से भरा कंप्यूटर, मैगजीन्स और कैमरा भी मिलता है। इन सब के पीछे का राज तो अब बस पंढेर और कोली के हाथों में था। कोली और पंढेर दोनों अब तक पुलिस के सामने कोई सच्चाई कबूल नहीं कर रहा था। वक्त बीत रहा था, पूरे देश में सच्चाई जानने का आक्रोश अब बढ़ता जा रहा था। पुलिस के दबाव में आकर कोली आंखें टूटना शुरू करता है, और वो एक एक करके अपने गुनाहों को कबूल करने का सिलसिला अब शुरू कर देता है। कोठी और कोली दोनों का मालिक पंढेर एक बहुत ही अय्याश आदमी था। पंढेर ने निठारी में बसी अपनी D5 की यह कोठी सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए लिया था। पंढेर जब भी निठारी आता, वो कोली के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाता और अलग अलग वेश्याओं को अपनी कोठी में बुलाकर अय्याशी करता और महंगी शराब का आनंद लिया करता था। पंढेर की वेश्याओं के साथ इन्हीं अय्याशियों को कोली छुप कर देखा करता था और कई बार रिकॉर्ड भी कर लिया करता था। यह सब देखकर कोली को भी पंढेर की तरह अय्याशियां करने का मन करने लगता है। पर कोली के साथ दिक्कत यह हो रही थी कि कोली के जवानी में ही उसकी मर्दानगी मरने लगी थी, और जब भी वो किसी वैश्या के साथ संपर्क बनाता, वो वैश्याएं उसका मजाक उड़ाने लगती। यह बात कोली को अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। 7 मई 2006 की दोपहर भी पायल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कोली ने पायल को धोखे से पंढेर की कोठी में बुलाया और पायल को उसके साथ संपर्क बनाने बोलने लगा। यह सुन पायल ने कोली का मजाक उड़ा दिया, और इसी आक्रोश में आकर कोली ने पायल के सूट के दुपट्टे से ही पायल का दम घोटकर उसे मार दिया, और पायल के मरे हुए शरीर के साथ ही कोली ने दुष्कर्म करना चाहा, पर वो असफल था। इसीलिए कोली पायल के शरीर को कोठी के बाथरूम में ले गया और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसके पास के नाली में फेंक दिया, जो कोठी के बाहर से बहती थी। पुलिस ने अब कोली को गुमशुदा बच्चों की तस्वीरों को दिखाना शुरू कर दिया, और कोली ने सभी बच्चों को एक एक करके पहचानते हुए उन बच्चों के साथ किए गए कुकर्म की दास्तां बयां करना शुरू कर दिया। कोली ने करीब 17 बच्चों के खून की जिम्मेदारी ली थी, जिनमें से 10 लड़कियां थी। खुद 2 बच्चों का बाप कोली के अंदर अपनी मर्दानगी को वापस पा लेने का एक नशा सा छा गया था। वो कभी बच्चों को टॉफी देकर, कभी बहला फुसलाकर D5 कोठी के अंदर बुला लेता और उन्हें मारकर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता, ठीक वैसे ही जैसे उसने पायल के साथ किया था, और हर बार कोली नाकामयाब ही होता। उसके बाद कोली इन बच्चों के शरीर को भी काट दिया करता था, और कई मामलों में वो इनके शरीर के अंग जैसे बच्चों के लिवर तक को पंढेर की रसोई में पकाकर पूरी तरह से खा जाया करता था। कोली की यह दरिंदगी का नशा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, और वो हर बार यह जुर्म
और भी ज्यादा दरिंदगे तरीके से अंजाम दिया करता था। कोली की मुंह जबानी से पुलिस वालों का भी दिल दहल चुका था। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था वो किस आदमखोर राक्षस को अपनी आंखों के सामने बैठा देख रहे हैं। कोली ने अपने मालिक पंढेर को पूरे मामले में बेगुनाह बताया और उसने बोला पंढेर का उसकी दरिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। पर क्या यह सच में मुमकिन था कि पंढेर की कोठी में इतना सब कुछ हो रहा था और पंढेर को कभी कोई भनक तक नहीं लगी? मामला सीबीआई के हाथों में पहुंच चुका था। कोली अपने बयां पर कायम था। सीबीआई के खोज के दौरान सीबीआई को बच्चों के कपड़े और कुछ चीजें भी मिलती है। पंढेर के घर से एक लोहे का ग्रिल भी मिलता है जो खून के छींटों से भरा था। बच्चों की हड्डियों का डीएनए सैंपल किया गया और उनकी चीजें परिवार वालों के सामने रखी गई। डीएनए मैच हो गई थी। मामला साफ था। कोली ने दरिंदगी से सभी बच्चों का खून किया था। फॉरेंसिक टीम और एम्स के डॉक्टर ने बताया कुल मिलाकर 19 खोपड़ियां मिली है और हर एक शरीर को काटने का तरीका सामान और एक मंझे हुए कसाई के काम जैसा था। हर एक शरीर को बहुत ही बारीकी से और एक ही तरीके से काटा गया था। 8 फरवरी 2005 में हुई रिम्पा हलदार के मौत में पंढेर और कोली दोनों जिम्मेदार पाए गए और कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बताते हुए 13 फरवरी 2009 को दोनों पंढेर और कोली को मौत की सजा सुना दी। अब एक के बाद एक हर बच्चे की मौत के जुर्म में कोली को बार बार मौत की सजा सुनाई जाने लगी और कोली पर 5 बार मौत के सजा के इल्जाम लग चुके थे। 10 सितंबर 2009 में पंढेर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने मौत के सजा की लड़ाई लड़ने अर्जी लगाई थी और पंढेर को पुख्ता सबूत न मिलने के वजह से उसके मौत की सजा को खारिज कर दिया था। पर फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों मुजरिमों के खिलाफ मौत के सजा को बरकरार रखा। इधर कोली बार बार दया की अर्जी लगा रहा था जिसे 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। 3 सितंबर 2014 में अब कोर्ट से अर्जी आ गई कि 12 सितंबर 2014 को कोली को फांसी पर लटका दिया जाएगा। दसना जेल गाजियाबाद जहां कोली बंद था वहां पर फांसी पर लटकाने की सुविधा न होने के वजह से 4 सितंबर की शाम कोली को मीरठ जेल लाया गया। कोली की सजाए मौत की खबर अब मीडिया में बाहर आ चुकी थी और इसी तरह से यह खबर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इंदिरा जयसिंह तक पहुंची जो मानव अधिकारी की रक्षा करती थी। इंदिरा जयसिंह ने यह खबर सुनते ही तुरंत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक अर्जी लगाई कि सुरेंद्र कोली की फांसी गलत तरीके से की जा रही है। चीफ जस्टिस ने एक स्पेशल कोर्ट बैठाया और इंदिरा ने अपनी दलीलें पेश करते हुए बोला अब तक कोली को पूरा मौका नहीं मिला है कि वो अपने दया की अर्जी हर न्यायालय में ठीक तरीके से लगा सके और अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ सके और इस परिस्थिति में कोली को फांसी पर चढ़ा देना उसके नैतिक हक का उल्लंघन होगा। इंदिरा अपने दलीलों में कामयाब थी और पहली बार एक फैक्स के जरिए तुरंत मीरठ जेल तक यह खबर पहुंचाई गई कि कोली की फांसी की सजा को वहीं रोक दिया जाए। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में 14 मामले में कोली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई गई थी। 2 मामले पंढेर के थे और 12 मामला में कोली को मौत की सजा मिली थी। अब वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 16 अक्टूबर 2023 यानी सीबीआई जांच के करीब 17 साल आगे पहुंच चुका था। 16 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर और कोली पर सीबीआई द्वारा लगाए सारे मामले को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर देने का फैसला सुना दिया। कोर्ट का कहना था सीबीआई द्वारा की गई जांच जल्दीबाजी में हुई थी और बच्चों के शरीर के अंगों की तस्करी के मामलों को खोजने के बजाय सीबीआई ने आसान रास्ता चुनकर घर के एक गरीब नौकर पर इल्जाम लगाते हुए उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है और यह सारे सबूत कोली और पंढेर को आरोपी घोषित करने के लिए पुख्ता नहीं है। इसी के साथ साथ पंढेर आजाद घूम रहा है। कोली पर अभी भी एक मामला दर्ज है जिसमें वो दासना जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहा है। यह कहना मुश्किल है कि कोली इस मामले से भी बच जाएगा और पंढेर की तरफ बाहर आ जाएगा या वो ताउम्र अपनी सजा को काटेगा। गरीब माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था उन्हें अब भारत के न्यायालयों से कोई उम्मीद नहीं है। ना ही इन गरीब परिवारों के पास इतने पैसे हैं कि
वो अपने बच्चों के साथ हुए जुर्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ सके। इन माँ बाप ने अब इन दरिंदों का फैसला ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दिया है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना है बच्चों के गुम होने का सिलसिला 2005 नहीं बल्कि 2003 से ही शुरू हो चुका था और ये बच्चे 19 के करीब नहीं बल्कि 25 से 30 के करीब रहे होंगे। यह एक ऐसा मामला है जो कई अनसुलझे सवालों का ढेर हमारे सामने छोड़ देता है। क्या भारत में एक अपराधी को सजा देने में सच में इतना वक्त लगता है कि अपराधी के अंदर सजा का कोई डर ही ना बचे? सीबीआई, जो भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी जांच की कोई अहमियत नहीं कि एक कोर्ट सीबीआई के फैसले तक को बदल सकती है। क्या भारत की सरकार और न्यायालय सिर्फ लोगों के आक्रोश तक अपनी गंदी राजनीति खेलते और इस आक्रोश के ठंडे होते ही वो फिर एक और राजनीतिक दाव पेच के लिए अपने शतरंज की गोटियों को सजाने बैठ जाते हैं? क्या एक दरिंदा जिसने खुद अपने जुर्म को कबूल किया हो, उसकी जान की कीमत उसकी दरिंदगी से भी ज्यादा हो जाती है कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट दरिंदों के हक के लिए लड़ने में और उन्हें बचाने में जुट जाते हैं और आखिरकार उस दरिंदे को आजाद घूमने बरी कर दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, आज की ये एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगी। मेरे सवालों पर आपके क्या राय हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।